हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी और लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि हम लोग कैसे करेंगे। एक बार वापस से उसको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। हमने अब तक पढ़ क्या क्या लिया है? हमने अब तक पढ़ लिया है डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। साथ ही साथ हमने पढ़ लिया है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। दो एटॉमिक मॉडल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस के अंदर हमने पढ़ा था, एक वेव थ्योरी करके वर्ड यूज किया था। तो वेव थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो आज का लेक्चर प्योरली जो बेस्ड रहेगा वो बेस्ड रहेगा वेव थ्योरी के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है क्या। हम लोग बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इसको जान लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानने से पहले मेरे दिमाग में दो टर्म्स हैं। वो टर्म क्या क्या है? पहली है रेडिएशन और दूसरी है वेव। पहले रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। अब ये रेडिएशन होता क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो डेफिनेशन इज रेडिएशन रेडिएशन इज द एमिशन। रेडिएशन इज द एमिशन। रेडिएशन क्या है? एक एमिशन है एंड प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। रेडिएशन क्या है? एक एमिशन है और एक प्रोपगेशन है किसका? एनर्जी का। किसका प्रोपगेशन है? एनर्जी का। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेव। इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल्स। पार्टिकल्स और वेव की फॉर्म में जो एनर्जी का प्रोपगेशन और एमिशन होता है उसी को बोला जाता है रेडिएशन। अब यहाँ पे एक टर्म आई वेव। अब ये वेव क्या होता है? तो अगर मैं वेव की बात करूं तो वेव क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है। वेव, ए वेव इज अ डिस्टरबेंस। ए वेव is a disturbance. A wave is a disturbance that transfers energy, from one point from one point to another in a medium। किसी भी मीडियम के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ, उसी डिस्टरबेंस को, ठीक है ना, डिस्टरबेंस की वजह से हो रहा है ना, उसी डिस्टरबेंस को बोला जाता है वेव। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? एक बार इसको विजुअलाइज करते हैं, एक एनिमेशन के थ्रू इसको विजुअलाइज करते हैं कि एक्चुअल में वेव है क्या। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वेव, ठीक है ना। होता क्या है, ये मेरे पास बीच में एक चार्ज पार्टिकल है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि है पर्पल कलर का, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कर रहा हूँ। तो देखिए इसके ऑसिलेट करते ही क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको ऑसिलेट कर रहा हूँ तो ऑसिलेट करते ही क्या हो रहा है, कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ वेव्स बन रही है, ठीक है ना। और वो डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे लास्ट तक ध्यान से देखना है, ये डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दिखाई दे रहा है ना सभी को? ये डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है वेव। क्या बोला जाता है? वेव। समझ में आई मेरी बात? तो वेव क्या होता है आपको समझ में आया ना, कि वेव क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जाता है। अब हम लोग पर्टिकुलरली बात किसकी कर रहे थे? हम लोग पर्टिकुलरली जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लिखते हैं EMR। क्या होती है? कैन बी डिफाइंड, EMR can be defined as a form of energy that is produced by the movement of electrically charged particles by oscillating magnetic and electric fields। कुछ भी समझ में नहीं आया? चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। इधर देखना है सभी को। ये मेरे पास
ये मेरे पास एक्सिस है, एक्सिस तो समझते हैं ना आप, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। ये तो मेरे पास है सपोज एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है वाई एक्सिस, और ये मेरे पास है जेड एक्सिस। ये जनरली हम इसको वाई मानते हैं और इसको जेड मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया जेड एक्सिस। इस वाली वाई एक्सिस को मैं मान रहा हूँ कि ये मेरी जो है वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, यानी कि जो वेव का डिस्टरबेंस होगा एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ, वो इसी डायरेक्शन में मैं करवा रहा हूँ प्रोपागेशन। आप किसी भी डायरेक्शन में करवा सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। ये मेरी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो होता क्या है, ये जो मेरे पास ये रेड कलर का डॉट है ना, ठीक है ना, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है ना। अब इसको मैं रेड डॉट से दिखा रहा हूँ इससे, ये जो मेरे पास है ना, ये जो ब्लू कलर का डॉट मैंने बनाया, ये मेरे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल, क्या है, चार्ज पार्टिकल। मैंने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कर दिया। मतलब ऑसिलेट करने का मतलब क्या हुआ, मैंने इस चार्ज पार्टिकल को पकड़ा, ठीक है ना। नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको, पकड़ में नहीं आ रहा है, इसको एक काम करते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं पहले। ये मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल को मैंने पकड़ा और पकड़ के मैंने इसको ऑसिलेट कर दिया। अभी देखा था ना ऑसिलेट किया था, कैसे होता है ऑसिलेट, ये मैंने इसको ऑसिलेट कर दिया। जैसे ही मैं इसको ऑसिलेट करता हूं तो इससे क्या जनरेट होता है, इससे दो तरीके के फील्ड्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, दो तरीके के फील्ड्स जनरेट होते हैं। वो फील्ड्स कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये तो जो मैंने ब्लू वाला लिखा है इसको तो हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर मैं ब्लू बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, आप किसी को भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं और किसी को भी मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, दो तरीके के फील्ड्स जनरेट होंगे, एक तो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। दो तरीके के फील्ड जनरेट होंगे। खास बात क्या है, खास बात ये है कि दोनों के दोनों जो फील्ड्स होंगे ना, ये दोनों के दोनों जो फील्ड्स होंगे, ये दोनों के दोनों फील्ड्स आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। साथ ही साथ जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के साथ भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अब इतनी बात अगर समझ में आई तो फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, वो रेडिएशंस जो जनरेट होती है जब मैं किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करता हूं, तो उससे दो तरीके के फील्ड्स जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो दोनों के दोनों आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है उसके भी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो मैंने बोला एक बार उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई आपको, क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो किस किस के बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ किस किस का, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ही क्या होता है, बना हुआ होता है। और दोनों के दोनों जो फील्ड्स होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है उसके साथ भी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। एंड ऑल्सो, ये परपेंडिकुलर का मैं साइन बना रहा हूँ, आप समझ जाइए परपेंडिकुलर लिखना होता है इसका मतलब, टू द ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। ठीक है ना, समझ में आई कितनी बात, पक्का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल लिया उसको ऑसिलेट कर दिया, उससे दो तरीके के फील्ड जनरेट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
वो दोनों के दोनों फिर आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई मीडियम चाहिए क्या या नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। समझ में आई क्या मेरी बात? पक्का? अगर मैं मीडियम दे दूं तो मीडियम में भी ट्रेवल कर जाती है, मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मीडियम देंगे तो उसमें ये ट्रेवल नहीं करेंगी, ये मीडियम के बिना भी और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में ये ट्रेवल करती हैं, इन वैक्यूम दे ट्रेवल, ठीक है ना। किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। इन वैक्यूम दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आप सभी जानते हैं, बताइए मुझे। स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया क्या? पक्का? साथ ही साथ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ही तरीके की नहीं होती, ठीक है ना, कई तरीके की हो सकती है, मतलब कई सारी हो सकती है। किस किस चीज में डिफरेंट रह सकती है? अगर मैं किन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूं, आपकी कई तरीके की हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट हो सकती है। डिफर फ्रॉम ईच अदर, डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफर हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स, एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ के टर्म्स में क्या हो सकती हैं? अलग अलग हो सकती हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? पक्का? अब इन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती है? इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो चलिए एक एक करके उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या सिंपली अगर कोई वेव है तो उस वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? मैं आपके सामने पहले एक बार वेव बना दूं, ठीक है ना, ऐसे करके बना लेते हैं, अच्छे से वेव बना लेते हैं आपके सामने। पहले ये मेरे पास वेव है, ठीक है ना। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस वेव की बात करूं तो इस वेव का ये जो पॉइंट है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर मैं इस व्हाइट लाइन से, जो ये जिसको मैंने अभी ग्रीन किया, यहां से इस वेव की हाइट की बात करूं, ठीक है ना, पहले एक बार सारी समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके लिख लेंगे उनके बारे में। तो इसी हाइट को बोला जाता है, नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड। क्या नाम दिया जाता है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अगर आपसे कोई पूछे तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है क्रस्ट। क्या बोला जाता है? क्रस्ट। और ऐसे ही जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ट्रफ। क्या बोला जाता है? ट्रफ। तो ध्यान क्या रखना है, या तो क्रस्ट की हाइट या फिर ट्रफ की डेप्थ ही मेरा क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। पहली बात तो क्या होगी? एम्पलीट्यूड। दूसरी बात, अब आपको मैंने बताया कि ये भी क्या है? ये भी क्रस्ट है, उधर वाली भी क्रस्ट है, तो ये भी क्या है? क्रस्ट है। दो कंजिक्यूटिव मतलब दो पास पास वाली है, दो सक्सेसिव क्रस्ट, या फिर उल्टा बोल दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोला जाता है वेवलेंथ। समझ में आई क्या? पक्का? पक्का? चलें आगे। तीसरी जो टर्म आती है वो क्या आती है? अगर मैं इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से बात करूं, जिसको मैंने अभी पर्पल गैस को दूसरे कलर से दिखाते हैं,
इस कलर से, पिंक की जगह पर्पल से दिखाते हैं ऐसे, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाएगा? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। समझ गए क्या मेरी बात इतनी? पक्का? एक और टर्म आती है। अब अगर मैं यहां से चलूं, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, और यहां पर आ जाऊं, तो इसको बोला जाएगा वन साइकिल। क्या बोला जाएगा? वन साइकिल। तो किसी भी वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को बोला जाता है टाइम पीरियड। क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। और एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कोई भी वेव ट्रेवल करती है उसी को बोला जाता है वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? वेलोसिटी। अब एक काम करते हैं, काफी सारी टर्म्स मैंने एक साथ बता दी ना, इनको एक काम करते हैं, लिखते हुए चलते हैं और धीरे धीरे समझते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहली टर्म से शुरू करते हैं। पहली टर्म मैंने आपको बताई वेवलेंथ। क्या बताई? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन होती है इसकी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ्स। दो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को ही बोला जाता है क्या? वेवलेंथ। ठीक है ना? इज कॉल्ड वेवलेंथ। आप आगे लिख सकते हो, है ना? अगर मैं वेवलेंथ की यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? वेवलेंथ की यूनिट की अगर बात की जाए तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। क्या यूनिट है इसकी? मीटर। बाकी आपको माइक्रोमीटर में, ठीक है ना, माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में, पिकोमीटर में, इन सब में आपको देखने के लिए मिल सकती है, या फिर एंगस्ट्रॉम में भी। अब इनकी कन्वर्जन, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, इसके बारे में भी साथ साथ बात कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर मैं 1 पिकोमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं? 1 पिकोमीटर की, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। अगर मैं बात करूं नैनोमीटर की, तो नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। अगर मैं बात करूं माइक्रोमीटर की, तो माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। और अगर मैं बात करूं एंगस्ट्रॉम की, तो 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻10 मीटर। आई थिंक यू गोट माई पॉइंट। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, बात करते हैं अगली टर्म की, और अगली टर्म होने वाली है फ्रीक्वेंसी। क्या होने वाली है अगली टर्म? अगली टर्म हमारी होने वाली है फ्रीक्वेंसी। अगली कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। और न्यू को ऐसे ही बनाया जाता है, वी शेप में होता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे होता है तिरछा सा, जैसे मैंने अभी बनाया है ना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने बताया था ना, क्या बताया था? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए पॉइंट। कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड। इसी को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या क्या होती हैं? अगर मैं यूनिट की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या यूनिट होती है? हर्ट्ज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HZ। और क्या हो सकती है? और होती है सेकंड इनवर्स, या फिर कभी कभी आपको लिखा मिल सकता है साइकिल्स पर सेकंड। क्या लिखा मिल सकता है? साइकिल्स पर सेकंड। समझ में आया क्या? पक्का? आगे चलते हैं, अगली टर्म की ओर चलते हैं। और अगला टर्म होने वाला है आपका पीरियड या फिर टाइम पीरियड, एक ही बात है। ठीक है ना? और टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल T से। क्या होता है इसके डेफिनेशन? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो टाइम टेकन बाय ए वेव, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में किसी वेव को जो समय लगता है
वही कहलाता है टाइम पीरियड। कैसे मैंने बताया था ना, अभी फिर से एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ये एक साइकिल हो गया, ठीक है ना, फिर से देखो ये एक साइकिल हो गया। इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को बोला जाता है क्या, टाइम पीरियड। और ध्यान रखना है कि अगर मैं यूनिट की बात करूं तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या आती है, सेकंड इनवर्स। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, 1 टाइम पीरियड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलें आगे, ठीक है। अगली जो टर्म आती है वो आती है वेलोसिटी। क्या आती है अगली टर्म, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। यहाँ पर हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी को ही क्या बोला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की एक यूनिट टाइम में, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड और इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल की, वही मेरी क्या कहलाती है, वेलोसिटी। और यहाँ पर जो वेलोसिटी हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलें आगे। अब यहाँ पर ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, अभी पढ़ा था हमने। ये क्या है, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 3 × 10⁸ और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेवलेंथ। क्या दिया हुआ है, ये है आपका वेवलेंथ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगली जो टर्म है, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है वेव नंबर। कौन, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वेव नंबर। और वेव नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, न्यू बार से, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है वेवलेंथ का। क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है वेवलेंथ का, यानी कि न्यू बार बराबर होता है 1/λ। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाएगा। और इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो लैम्डा की यूनिट क्या थी, ऐसा यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। समझ में आया क्या, पक्का? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली किसकी, वेव की। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आई होप आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होंगी। अब मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एक तरीके की नहीं होती, अलग अलग तरीके की होती है फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं एक अरेंजमेंट की बात करूं कि मेरे पास अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और मैंने उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर किसी भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने क्या कर दिया, उनको अरेंज कर दिया। तो अरेंज करने के बाद मेरे पास एक अरेंजमेंट तैयार हुआ जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको नाम दिया जाता है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अरेंजमेंट। ठीक है ना, क्या क्या अरेंजमेंट रहता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसका जो अरेंजमेंट रहता है वो रहता है कॉस्मिक रेज। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिखेगा, बस आपको याद रखना है कि किस में इंक्रीजिंग तरीके से लिखा हुआ है और किस में डिक्रीजिंग तरीके से, ठीक है ना। कॉस्मिक रेज, उसके बाद आती है आपकी गामा रेज, गामा रेज, ठीक है ना। उसके बाद आती है आपकी एक्स रेज, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी यूवी रेज, इसके बाद आती है आपकी विजिबल, ठीक है ना। विजिबल के बाद आपकी क्या आएंगी, विजिबल के बाद आती है आपकी, विजिबल के बाद आती है आपकी इंफ्रारेड, ठीक है ना। इंफ्रारेड में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ IR।
इसके बाद आती है आपकी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, ठीक है ना। और माइक्रोवेव के बाद आती है आपकी रेडियो वेव्स। क्या आती है आपकी? रेडियो वेव्स। समझ में आई क्या? अभी किस ऑर्डर में मैंने अरेंज की है? ये मैंने अरेंज की है आपकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैं इधर से चलूंगा ऐसे, ठीक है ना, तो इनका जो ऑर्डर रहेगा वो किस ऑर्डर में रहेंगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा किसका? वेवलेंथ का, इस तरफ। अगर मैं ऐसे बात करूं, ऐसे बात करूं, ठीक है ना, उल्टी तरफ चलूं, ऐसे ऐसे अगर मैं उल्टी तरफ चलूं, ठीक है ना, रेडियो से कॉस्मिक, तो जो ऑर्डर रहता है वो इंक्रीजिंग रहता है किसका? इंक्रीजिंग तो रहता है, लेकिन किसका? फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। क्यों उल्टा क्यों है? फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों रहता है? अभी आपने पढ़ा था पीछे, रिलेशन था किस किस के बीच में? फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके? सी अपॉन लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ जब भी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो किसका? उल्टा होगा, उल्टा होगा इसका, है ना। साथ ही साथ आपने 10th क्लास के अंदर प्रिज्म पढ़ा था, अगर याद हो आपको, तो उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं क्या? विबग्योर। क्या बोलते हैं उसको? विबग्योर। तो ये जो आपका विजिबल रीजन है ना, ये जो आपका विजिबल रीजन है वो विबग्योर इसी के अंदर आता है। इसके अंदर क्या आता है आपका? विबग्योर। क्या आता है इसके अंदर? विबग्योर। तो आपको एक याद रख लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का आप याद रखो, ठीक है ना, तो आपको आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। याद कैसे रखना है? दिमाग में ये भी तो सवाल है कि सर याद कैसे रखें इसको। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, क्लासिकल, क्लासिकल गाड़ी, गाड़ी को हम हिंदी में लिखेंगे गाड़ी, एक्स यू वी इन माई रेंज। बस हो गया खत्म। ये पे खेल कैसे? सी से कॉस्मिक, गाड़ी गामा, एक्स रेज, यू से यूवी और वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रो और आर से रेडियो वेव। ऐसे याद करना है आपको। और ये किसका ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? वेवलेंथ का। समझ में आया कि नहीं? पक्का, ठीक है ना। और इसमें भी ये किसका ऑर्डर है? इंक्रीजिंग, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। यानी कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि जो ये वेव थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, ये वेव थ्योरी के अंदर आता है सब कुछ। ये जो वेव थ्योरी है, ये वेव थ्योरी डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर पाई थी। लेकिन कुछ चीजें थी जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तीसरी चीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन वेव थ्योरी, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और साथ ही साथ वेरिएशंस, किसका? वेरिएशंस, वेरिएशंस ऑफ हीट कैपेसिटी, वेरिएशंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर, ठीक है ना। सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी है वो कैसे वेरिएशन शो करती है टेम्परेचर के साथ, इसको भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है ना। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया था एक नई थ्योरी आई थी जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको आज की बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।